गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। क्लास 10th का हम लोग VVI क्वेश्चन जो MCQ का हमारा सीरीज चल रहा है उसमें हम इस पिछला क्लास में हम लोग 82 क्वेश्चन तक देख लिए हैं। 82 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। हम 83 क्वेश्चन देखते हैं। 83वां क्वेश्चन जो है हमारा कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है। इसमें देखेंगे मेडुला नहीं है, सेरिबेलम, पीयूष ग्रंथि। कौन सा है? सेरिब्रम है। कौन सा है? सेरिब्रम है, जो सबसे अग्र मस्तिष्क का भाग है सेरिब्रम, और ये जो है बुद्धि, चतुराई और याददाश्त को अच्छा करता है, इसी का केंद्र माना जाता है। बुढ़ापा होने पर यानी ज़्यादा एज होने पर ये सेरिब्रम सही ढंग से काम नहीं करता, इसलिए भूलने की बीमारी यानी याददाश्त में कमी होने की जो समस्या होती है बूढ़े लोगों में ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सेरिब्रम सही ढंग से ओल्ड एज होने के कारण काम नहीं कर पाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भी सेरिब्रम। अगला है शरीर का ताप नियंत्रक। शरीर का ताप नियंत्रण करता है, यानी हमारे शरीर का तापमान का नियंत्रण कौन करता है? तो इसमें है हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, एक ग्रंथि है मस्तिष्क में, मस्तिष्क का एक भाग है। हाइपोथैलेमस जो है क्या करता है? शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है। तो अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन की बात करें तो ये रिलैक्सिन है, जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ये सब याद रखना है। रिलैक्सिन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ये प्रसव के दौरान यानी महिलाओं में जब बच्चे का जन्म होता है प्रसव के दौरान ये हार्मोन रिलीज होती है। एस्ट्रोजन ये अंडाशय से या कहाँ से? अंडाशय से स्रावित होती है। प्रोजेस्टेरोन ये भी अंडाशय से होती है। उसके बाद प्रोलैक्टिन ये भी पीयूष ग्रंथि से होती है, पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ देखते हैं कि अंडाशय से कौन कौन होता है। तो अंडाशय से ये दोनों ही होता है, यानी बी और सी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन अंडाशय से स्रावित होती है। आपको दोनों ऑप्शन दिया गया है कि क्योंकि आप दोनों को ही अच्छा से समझ लें, इसमें से कोई एक रहेगा या दोनों का ऑप्शन रहेगा। यहाँ हो सकता एक ऑप्शन ये रहेगा बी तथा सी दोनों, ऐसा करके रहेगा, या ए तथा बी दोनों, या कोई एक ही रहेगा। तो जानना सब कुछ है, इसलिए ऑप्शन में हम सारे ऑप्शन को दे देते हैं। रिलैक्सिन कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। प्रोलैक्टिन कहाँ से स्रावित होता है? ये भी पीयूष ग्रंथि से। जबकि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन अंडाशय से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कई बार बताए हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, जिसे डायबिटीज कहते हैं। घेंघा आयोडीन की कमी से होता है, घेंघा आयोडीन की कमी से। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। ये प्रोटोजोआ कहाँ पे पाया जाता है? तो एक मच्छर है, मादा एनोफिलीज मच्छर है, उसके लार ग्रंथि में पाया जाता है, ये भी बता दिए। और मलेरिया ज़्यादातर दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे मच्छर का प्रकोप अधिक होता है। चेचक वायरस यानी विषाणु से होता है। गांव देहात में इसको माता मैया बोलता है। अभी तक लोग गांव देहात की बात करते, शहर के भी लोग अभी तक क्या है, अभी तक मतलब अपडेट नहीं हो पाए हैं, अभी तक अंधविश्वासी है। चेचक एक वायरस से होने वाला बीमारी है, इसको लोग माता मैया बोलता है। गजब है भारत। चलिए अगला है 87 नंबर। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? यानी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कोशिका होता है जिसमें बीटा कोशिका होता है, जहाँ से इंसुलिन स्रावित होता है। तो ये जो है अग्नाशय में पाया जाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ जो है कहाँ होता है? अग्नाशय में। इसी के बीटा नामक कोशिका से क्या निकलता है? इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि मतलब सभी का नियंत्रण, शरीर का मैक्सिमम जो भाग है, जो क्रिया है,
जो एंजाइम का क्रिया है वो सबका क्या करता है, नियंत्रण करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि जो हम किसे बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं, जो मस्तिष्क के एक मध्य भाग में बहुत छोटा एक ग्रंथि होता है जो शरीर के शारीरिक वृद्धि सबको क्या करता है, नियंत्रित करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। कौन सा ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। अगला है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है यकृत यानी लीवर, इसी को क्या बोलते हैं, लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर है। इसका वजन लगभग 1.5 kg के आसपास होता है। एक वयस्क मनुष्य में यकृत यानी लीवर का वजन 1.5 kg के आसपास होता है और ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह शरीर का सभी जो उपापचयी क्रिया में जो भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है लीवर का होता है। लीवर ही सब कुछ का नियंत्रण, सब कुछ पाचन क्रिया में सहायता करता है। अगला है पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। तो इसमें पुष्प का जो अंडाशय है यही विकसित होकर के किसमें बदल जाता है, फल में। यानी पुष्प का अंडाशय किसमें बदलता है, फल में बदलता है विकसित होकर के। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, अंडाशय। अगला है पुष्पीय पौधों में, यानी जो पौधा फूल जिसमें फूल आता है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा, क्योंकि फूल ही क्या है, प्रजनन का भाग है पौधों का। यहीं पे स्त्री केसर पुंकेसर होता है जहाँ पे निषेचन की क्रिया होती है। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कहाँ होता है, फूलों के द्वारा होता है। अगला है इनमें से कौन सा रोग यौन संचारित है। यौन संचारित का मतलब है कि जो असुरक्षित यौन संबंधों से होता है उसको यौन संचारित रोग कहते हैं। तो इसमें देखेंगे मलेरिया, तो मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, परजीवी से होता है, प्रोटोजोआ परजीवी से, चेचक वायरस से होता है। गोनोरिया जो है, गोनोरिया एक यौन संचारित रोग है जो पुरुष या स्त्रियों में असुरक्षित यौन संबंध या एक से अधिक साथियों के द्वारा यौन संबंध स्थापित करने से यह बीमारी होती है, इसलिए यह क्या है, यौन संचारित रोग है। टाइफाइड की बात करें तो ये बैक्टीरिया यानी ये क्या है, जीवाणु से होता है, जीवाणु जनित रोग है टाइफाइड। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, गोनोरिया। अगला क्वेश्चन है अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। तो गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन ट्यूब में, योनि में। तो इससे पहले क्वेश्चन आया था शायद कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, तो हम लोग पढ़े थे, बताए थे कि कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, फैलोपियन ट्यूब। अगला क्वेश्चन 94, इनमें से कौन लैंगिक जनन विधि है। यानी लैंगिक जनन, अलैंगिक अलैंगिक आप लोग जानते होंगे। लैंगिक जिसमें 2 जीव नर और मादा भाग लेते हैं जनन प्रक्रिया में, अलैंगिक जिसमें एक ही जीव भाग लेते हैं। तो लैंगिक जनन क्रिया विधि में क्या होगा, मुकुलन एक ही से होता है, कायिक प्रवर्धन विखंडन एक ही जीव से होता है, लेकिन निषेचन की क्रिया से जो जनन होता है वह क्या है, लैंगिक है। यानी इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, इसलिए यह हो जाएगा निषेचन। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है परागकोश में उपस्थित रहता है। ये जितना भी जो भी यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन में या क्वेश्चन में, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है सब के बारे में हम डिटेल में समझाए हुए हैं। ये बाह्य दल क्या है, अंडाशय क्या है, परागकण क्या है, स्त्री केसर क्या है, सारा बताए हुए हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है और दूसरे तरीके से पूछा जाता है, इसलिए बार बार ये आता है। देखते हैं परागकोश में क्या होता है, परागकण होता है। क्या होता है, परागकण होता है, और ये निषेचन क्रिया में क्या करता है, सहायता करता है, इसी से निषेचन की क्रिया होती है। अगला है नर तथा मादा युग्मक के मिलन को क्या कहते हैं। नर तथा मादा युग्मक यानी ये हो गया अंडाशय और ये हो गया शुक्राणु, ये हो गया अंडाशय और ये हो गया शुक्राणु। अंडाशय जो है मादा युग्मक है, ये अंडाशय मादा में पाया जाता है, शुक्राणु नर युग्मक है, ये नर में पाया जाता है। तो ये जब दोनों का जब मिलन होता है तो उसको निषेचन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, निषेचन। निषेचन होने के बाद ये दोनों मिलता है तो निषेचन होता है। क्या होता है, निषेचन। निषेचन होता क्या है, अभी बताया, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन
ट्यूब में निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद वह दोनों के निषेचन से भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण, यानी जाइगोट बनता है। और यह गर्भाशय में, माता के गर्भाशय में जाकर के स्थापित होता है और यहाँ से भ्रूण का विकास होकर के एक शिशु में बदलता है, तब वह एक मानव के रूप में जन्म होता है। तो नर और मादा युग्मक के मिलन को क्या बोलते हैं? निषेचन बोला जाता है। हमारा ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। अगला है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने किए थे। कौन किए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए थे। कौन किए थे? और डार्विन जो है विकासवाद का सिद्धांत दिए थे, इसको डार्विनवाद का भी सिद्धांत बोला जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज। ये बहुत ही फेमस बुक है, दुनिया का बहुत ही फेमस प्रसिद्ध बुक है। यह बुक जो है किसने लिखा था? द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये बहुत ही जाने माने चार्ल्स डार्विन साहब के द्वारा लिखा गया यह विश्व विख्याति प्राप्त पुस्तक है, जिसमें विकासवाद के सिद्धांत को बहुत अच्छे से क्या किया गया है? समराइज किया गया है, वर्णन किया गया है। तो ये द स्पीसीज ऑफ बुक को किसने लिखे हैं? तो द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक बुक डार्विन ने लिखे हैं। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है, बताए हैं। इससे पहले बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब करके बताए हैं कि स्त्रियों में ये तो XY है, ये पुरुष में। स्त्रियों में XX, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। स्त्रियों में XX गुणसूत्र होता है और पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है। पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है और XX स्त्रियों में और XY पुरुष में। ये स्त्री में और ये पुरुष में। अगर स्त्री का XY पुरुष के X से अगर निषेचित होता है तो वह होने वाला बच्चा स्त्री होगी, यानी लड़की होगी। यदि स्त्री का X और पुरुष का Y गुणसूत्र निषेचित होता है तो वह लड़का पुरुष होगा, यानी पुल्लिंग, यानी पुरुष जाति का होगा, यानी वो लड़का होगा। तो इसमें बताए हैं कि समाज का रूढ़िवादी जो सोच है कि स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। ये आप जो पढ़े लिखे हैं लोग कभी नहीं ऐसा प्रताड़ित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये देख रहे हैं कि स्त्री में XX होता है, पुरुष में ही XY होता है। इसलिए स्त्रियों को जिम्मेवार ठहराना सही नहीं है कि बच्चा लड़का नहीं हो रहा है, सिर्फ लड़की हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा CXX। अगला, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है, अभी बताए हैं XY, ऑप्शन सी आंसर। चलिए, अब है ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन का ये सूत्र है O3, इसका अनुसूत्र है ओजोन का। और ओजोन जो है ओजोन पराबैंगनी, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को सोख लेती है और धरती को सुरक्षा कवच के रूप में, अगर ये मान लीजिए हमारा धरती है तो स्ट्रेटोस्फीयर में वायुमंडल में एक परत पाई जाती है। इसमें ओजोन गैस यहाँ पे एक सुरक्षा कवच के रूप में धरती को क्या है, ढक कर रखा हुआ है, जो सूर्य से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरण को क्या करती है, सोख लेती है, रोकती है और पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु है उसे नुकसान होने से पहुंचाती है। इससे नुकसान क्या है, अगर हमारे शरीर पर अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरण अगर पड़ेगी तो जंतुओं में, मनुष्यों में क्या बोलते हैं वो, त्वचा कैंसर एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। इसलिए ये हमें क्या करता है, बचाता है, सुरक्षा कवच है। और ओजोन परत में छिद्र का सबसे पहले पता लगा था अंटार्कटिका के ऊपर, और इसके छिद्र होने का सबसे बड़ा कारण है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, आहार श्रृंखला। क्या कहते हैं? उत्पादक, यानी ये उत्पादन करते, उत्पादक है, प्रकृति के उत्पादक है। हम लोग अगर कहते किसान उत्पादन करता है, किसान उत्पादन नहीं करता है, वह पेड़ पौधा को लगाता है। उत्पादन तो क्या करता है, पेड़ पौधा करता है। और खाना जो हम लोग कहते हैं खाना बनाते हैं, तो खाना जो वास्तव में जो नेचर का है वो पेड़ पौधा ही बनाता है। हम तो उसको पकाते हैं, खाना बनाते नहीं, खाना को पकाते हैं, आग पे उसको पका के खाते हैं, उसको प्रोसेस करके खाते हैं। लेकिन वास्तव में खाना उत्पादक यानी उत्पादक कौन है, पेड़ पौधा है।
वही से हमें खाना प्राप्त होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला देखते हैं, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो CO2, O2, CFC, NH3, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, CFC और NH3 यानी अमोनिया। तो ओजोन परत का क्षरण का सबसे बड़ा कारण है CFC। इसको बोलते हैं, CFC को इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये पाया कहाँ जाता है? तो ये रेफ्रिजरेटर या जो फ्रिज वगैरह है, जो शीतलन है, रेफ्रिजरेटर है, AC है जो हम शीतलन में यूज करते हैं, उसके बाद जितना भी झाग वाला जो भी प्रसाधन के वस्तु है, जैसे शेविंग क्रीम हो गया, टूथपेस्ट हो गया, या फेस मसाज हो गया, जो भी झाग उत्पन्न होता है और सुगंधित झाग वाला सुगंधित कॉस्मेटिक्स आइटम, उसके बाद परफ्यूम, उसके बाद AC का जो गैस भरा जाता है वो, उसके बाद फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर में जो गैस भरा जाता है शीतलन के लिए फ्रिज में, ये सभी में CFC का यूज किया जाता है। सभी में क्या यूज किया जाता है? CFC का। और यही CFC वायुमंडल में जाकर के किसको तोड़ देता है? ये O3 को तोड़ देता है। क्या करता है? O3 को तोड़ देता है, जिसके कारण ओजोन परत में छिद्र हो जाती है और ये अल्ट्रावायलेट जो किरण है, यानी जो पराबैंगनी किरण है, वो हमारे धरती पर इससे आता है, जिससे हमें क्षति होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर है। यानी आहार श्रृंखला इसे पिछले वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छा से समझाए हैं। तो आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर, उपभोक्ता नहीं, पोषी स्तर दोनों अलग। उपभोक्ता अगर पूछेगा प्रथम स्तर के उपभोक्ता तो शाकाहारी होगा। अगर प्रथम पोषी स्तर की बात करें तो उत्पादक होंगे, और उत्पादक में कौन आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक में पेड़ पौधे आते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा C, उत्पादक। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो देखिए इसमें दो ऑप्शन है, दोनों ही सही है, दोनों को हम लोग डाल दिए हैं ताकि आप लोग को आसानी हो पढ़ने में। तो इसको विकासवाद भी बोला जाता है और डार्विनवाद भी बोला जाता है। तो जो आपको एग्जाम में ऑप्शन रहेगा वो आपको करना है। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास विकासवाद भी कहलाता है और डार्विनवाद भी कहलाता है, क्योंकि ये जो अवधारणा है यह डार्विन साहब के द्वारा दिया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, इसलिए डार्विनवाद बोलते हैं। और ये जीवों के विकास से संबंधित है, इसलिए इसको विकासवाद भी कहा जाता है। तो दोनों हमारा यहाँ पे आंसर होगा, दोनों याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? यानी CO2 लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है? छोड़ता है ना, पेड़ पौधा। तो ये ऑक्सीजन आता कहाँ से? इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत जो है, जब पेड़ पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जड़ द्वारा मिट्टी से खनिज लवण और जल का अवशोषण करते हैं। तो हम लोग को पता है जल का फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र H2O होता है। यही जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस में टूटता है? ऑक्सीजन में टूट जाता है, यानी हाइड्रोजन से अलग होकर के किस में टूटता है? ऑक्सीजन से। तो यहीं से पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का क्या होता है? मूल स्रोत है। तो क्या लिखेंगे? जल। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जल। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी ज्यादातर आप इसको पेड़ पौधे, आम के पेड़ वगैरह पर देखेंगे, गोल गोल पत्ता को बना करके घोंसला बनाता है, उसमें हजारों की संख्या में चींटियां रहती है और ये बड़ी फास्ट दौड़ता है और काटता भी है, काटता है तो बड़ी तेज लहराता है। तो ये जो जलन देता है वह किसके कारण होता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है उसके डंक में, यानी उसके मुंह में। वही जब काटता है तो हमारे शरीर में, हमारे चमड़ी में फॉर्मिक अम्ल क्या हो जाता है? इंजेक्ट हो जाता है, चला जाता है, जिसके कारण हमें ये जलन देता है। क्या देता है? जलन देता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल की बात करें तो ये नींबू, संतरा और अन्य खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल
दही में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। चलिए अगला है, किस कारण से पेप्टिक अल्सर हो सकता है? किस कारण से पेप्टिक अल्सर? पेप्टिक का मतलब पेट, अल्सर का मतलब घाव, फोड़ा फुंसी, यानी पेट के अंदर। पेट कहने का मतलब अमाशय में है। कहाँ पे? अमाशय में। अमाशय में छोटे छोटे घाव, फोड़ा हो जाना पेप्टिक अल्सर कहलाता है। और ये किस कारण होता है? तो लंबे समय तक पेट खाली रखने से। हम लोग को पता है कि अमाशय से कौन सा एसिड निकलता है? HCl। क्या निकलता है? HCl, जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन और भोजन के द्वारा आए हुए हानिकारक सूक्ष्म जीवों को क्या करता है? नष्ट करता है। तो जब हम खाना नहीं खाते हैं, खाली पेट रहता है, तो ये तो रिलीज होता है, ये तो स्रावित होते रहता है। तो ये स्रावित होने के कारण ये एसिड जो है गैस बना देता है, और लंबे समय तक एसिड जब इसी तरह रिलीज होगा, हम खाना नहीं खाएंगे, खाना खाएंगे तब तो ये अपना कार्य करेगा। अब खाना नहीं खाएंगे तो ये अमाशय को ये क्षति पहुंचाएगा। तो इसी कारण से ये एसिड जो है क्या करता है? पेट में घाव कर देता है, आंत के दीवारों पर छोटा छोटा फोड़ा कर देता है, जिसे हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो ये होता कब है? जब लंबे समय तक हम खाली पेट रहते हैं तब। फास्टिंग रखना अच्छा चीज है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। फास्टिंग रखना सप्ताह में अच्छा, लेकिन लंबे समय तक 2-4 महीना 5-6 महीना तक लंबे समय तक ज़्यादा अगर फास्टिंग में रहेंगे तो क्या होगा? पेप्टिक अल्सर होने का चांस बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए ज़्यादा लंबे समय तक फास्टिंग भी नहीं रखना है। चलिए अब है आगे, कृत्रिम रूप से रक्त शुद्धिकरण कहलाता है। कृत्रिम रूप से रक्त शुद्धिकरण क्या कहलाता है? तो वो हीमोडायलिसिस कहलाता है। हीमो मतलब रक्त, डायलिसिस मतलब शुद्ध करना। यानी रक्त में हम बताए हैं कि जब किडनी काम करना बंद कर देता है तो रक्त से जो जहरीले पदार्थ है, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है और अमोनिया है, वो सब विषैला पदार्थ है, वो रक्त में मिक्स रहता है, और रक्त से इसको किडनी साफ करके फिल्टर करके इसको मूत्र के द्वारा बाहर निकालता है। लेकिन जब किडनी खराब हो जाता है या सही ढंग से फिल्टर नहीं कर पाती है तो उस व्यक्ति को रक्त का शुद्धिकरण हीमोडायलिसिस यानी डायलिसिस विधि द्वारा डॉक्टरी देखरेख में किया जाता है, और उसके शुद्ध को रक्त करके फिर से रक्त को फिर से शरीर में क्या किया जाता है? चढ़ा दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, हीमोडायलिसिस। अगला है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो देखते हैं, ये अंडाशय, वृक्क, वृषण, यकृत, तो एक नर हार्मोन है। क्या है? नर जनन हार्मोन है। नर जनन हार्मोन है। तो नर जनन अंग कौन हो गया? वृषण, और इसी से टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? स्रावित होता है। अंडाशय से प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन स्रावित होता है। वृक्क किडनी है जो एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी पदार्थ है। यकृत यानी लीवर है जो पाचयी क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण करता है, उसको संपादित करता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, वृषण से। अगला क्वेश्चन, मूल रोम से जल का अवशोषण किस विधि से होता है? मूल रोम से जल का अवशोषण किस विधि से होता है? तो मूल रोम से यानी जड़ के द्वारा जल का जो अवशोषण होता है वह विसरण विधि से होता है। किस विधि से? विसरण विधि से। हमारा बी आंसर हो जाएगा। अगला है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं? यानी जोड़ा की बात है, जोड़ा। श्वास रंध्र यानी छिद्र होता है। तिलचट्टा की अगर आकृति देखें इस तरह से, तो तिलचट्टा के शरीर पर दोनों साइड यानी 10 जो है शरीर में क्या होता है? श्वास रंध्र होता है। 10 एक तरफ, 10 दूसरे तरफ। तो 10 और 10 20 जोड़ा कितना हुआ? तो 10 जोड़ा हुआ। और संख्या पूछेगा, अगर संख्या की बात करें तो संख्या अगर पूछेगा तो 20 बोलेंगे, अगर जोड़ा पूछेगा तो 10 जोड़ा। ठीक है। और ये तिलचट्टा में किधर शरीर के किसी भी जहाँ पे इसका श्वास रंध्र किधरों से सांस ले लेगा, इसलिए जल्दी ये मरता नहीं है ना। ये बड़ा ढीठ प्राणी है धरती का, ये जल्दी मरता है। इधरों से कुछ देंगे तो ये इन्हें सांस लेके या फरफराइत रहेगा, जिंदा रहेगा, मरेगा ही नहीं। बहुत ये क्या है? अजीब है। चलिए अगला, रक्त है। रक्त कैसा उत्तक है? तो रक्त एक संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? एक संयोजी उत्तक है, याद रखना है। अगला, जल का पूर्ण अवशोषण होता है।
तो जल का पूर्ण अवशोषण जो है बड़ी आंत में होता है। कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, छोटी आंत में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सभी का पाचन होता है, और छोटी आंत में, और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा, बड़ी आंत। अगला है, सूर्य के पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है? तो सूर्य के पराबैंगनी किरण से बताए हैं अभी थोड़ा देर पहले, त्वचा कैंसर का चांस बढ़ जाता है, ऑप्शन ए। अगला, वर्तिका किसका भाग है? वर्तिका जो है किसका भाग है? तो वर्तिका जो है वह स्त्री केसर का भाग है, स्त्री केसर का भाग है, और स्त्री केसर अंडाशय से जुड़ा हुआ, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। अगला है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? यानी जीन शब्द का सबसे पहले कौन प्रयोग किए थे? तो जोहानसन। कौन किए थे? जोहानसन। जीन शब्द का सबसे पहले जोहानसन ने क्या किए थे? प्रस्तुत किए थे। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जोहानसन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो हमारे मस्तिष्क का कोशिका है, जिसे तंत्रिका उत्तक कहा जाता है, यानी इसको न्यूरॉन बोला जाता है, तंत्रिका यानी न्यूरॉन। अगला, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो वो हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन, और इसी के कारण रक्त का लाल रंग होता है। अगला है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? ये बताए हैं इस पिछले क्वेश्चन में, हम बताए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या बोला जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह, यानी ऊर्जा गृह कहिए चाहे पावर हाउस कहिए, एक के बात है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली बोला जाता है, आत्महत्या की थैली बोला जाता है किसको? लाइसोसोम को। केंद्रक कोशिका द्रव को जीव द्रव भी बोला जाता है, जीव द्रव बोला जाता है। और केंद्रक जो है, केंद्रक में भी केंद्रक द्रव होता है, और इसमें जीन होते हैं, इसी में जीन होते हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऊर्जा गृह किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। यूरो टू का संबंध है, यानी किससे संबंधित है? किस प्रदूषण से? तो यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला, दांत का कठोरतम भाग है, यानी हमारे दांत का सबसे कठोर भाग जो है इनामेल है। कौन है? इनामेल है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, इनामेल। उसके बाद है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली है यानी कैसा है? तो कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य का मतलब कि यह एक विशेष गुण होता है कोशिका झिल्ली का, जो पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है, यानी यह किसको अंदर जाना है, अंदर से बाहर जाना है, ये किसके द्वारा? तो कोशिका झिल्ली का होता है। और ये कैसा होता है? अर्धपारगम्य होता है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान अरस्तु साहब को बोला जाता है, जीव विज्ञान के जनक कहिए या जीव विज्ञान के पिता कहिए। कौन है? अरस्तु साहब है, बहुत बड़े जीव वैज्ञानिक थे। अगला है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाता है, यानी हमारे शरीर को बैलेंस करके रखता है, वह कौन सा भाग है? तो वो है अनुमस्तिष्क है। मस्तिष्क का कौन सा भाग है? अनुमस्तिष्क, जो हमारे शरीर का संतुलन को बना के रखता है। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, ये बायोलॉजी का ये पूरा क्वेश्चन हो गया है। आप लोग ईमानदारी से खूब अच्छा से पढ़िएगा, और आपको एकदम हम कंफर्म कर रहे हैं कि हमारा जो भी पार्ट है इसका 3 या 4 पार्ट में होगा 125 क्वेश्चंस। ये आप जरूर चारों पार्ट देखिएगा, आपको इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं रहेगा। जितना क्वेश्चन आएगा उससे अधिक आप जानते रहिएगा। तो आप सभी बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, जो अभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और अच्छा से इसको ईमानदारी से सभी वीडियो को अच्छा से देखिएगा, स्किप में नहीं कीजिएगा। 2 बार 3 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम तक, ताकि आपको कोई भी परेशानी ऑब्जेक्टिव में ना हो। तो चलिए, आप लोग का बहुत वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर अगला सब्जेक्ट का हम वीडियो लेके बहुत जल्द इतिहास का आ रहे हैं, आज या कल से ही कल से आपको मिल जाएगा वीडियो। इस तरह से सारा विषय आएगा। कल से इतिहास का आपका MCQ आ रहा है। तो सभी बच्चे जो है जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। चलिए, तब तक के लिए अच्छा से पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।